चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। आज साल का अंतिम दिन है 2024। उम्मीद है सबकी ज़िंदगी में ये साल कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी साथ साथ लाया है ना। अच्छाई का पैरामीटर होता है बेटा हमने क्या कुछ अच्छा पाया। सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खुशियाँ दे जाती हैं। कुछ लोगों ने बहुत सारी परेशानियों को भी देखा, पर तुम्हारी एज में पता है क्या है, किसी भी चीज़ को ऐसे मापना चाहिए मैंने 2024 में क्या कुछ किया। अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा इंसान बनने की नज़र से, अगर तुम्हें इसका आंसर अपनी आत्मा से मिलता है कि मैंने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया, ये साल मेरी लाइफ में एक यादगार साल रहेगा। और आज से 5-7 साल बाद जब मैं कभी याद करूं कि मेरा एक स्ट्रगलिंग फेज़ था, तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में देख पाऊँ। तुम्हारी लाइफ में साल की कीमत ऐसे मापी जानी चाहिए कि हमने इस साल में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ किया। बेहतरी का मतलब हमारी भाषा पे हमारी अच्छी पकड़ बनी, हमने इंसानियत के तौर पे कुछ बेहतर सीखा। अभी तो तुम ना बेटा मेकिंग में हो, प्रोसेस में हो बनने के, अभी तुम्हारी पर्सनालिटी बनी नहीं है। जैसे मैं अपने आप को देखूं तो हमारे तो एक पर्सनालिटी बन गई, अब हम बहुत ज़्यादा नहीं बदलेंगे। लेकिन तुम जिस उम्र से निकल रहे हो 18 से और लगभग 27, ये किसी इंसान की पर्सनालिटी को बनाने के सबसे इम्पॉर्टेंट साल होते हैं। और इनमें पर्सनालिटी कैसे बनती है, आसपास के माहौल से, जैसे तुम्हें लोग मिलेंगे। अगर किसी को इस एज में बहुत घटिया चीप टाइप के लोग मिलें तो उसका पर्सपेक्टिव डेवलप होता है कि दुनिया बहुत ख़राब है, समाज बहुत ख़राब है। इस उम्र में अगर लोग अच्छे मिलें तो हमें लगता है दुनिया बहुत खूबसूरत है, रहने लायक है। हमारे आसपास का सर्कल बहुत कुछ हमारे मन पे प्रभाव डालता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ ये हमारे करियर को लेकर भी है। तो तुम लोग जिस उम्र में हो तुम्हारी भी एक सोच डेवलप हो रही है। ये दुनिया बेटा ना तो 100% अच्छी है और ना 100% ख़राब। ये टाइम टू टाइम तुम्हें कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी तुम्हारा पाला ख़राब लोगों से भी पड़ेगा। और उन सब के मिक्सचर को हम कहते हैं ये हमारी ज़िंदगी है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको थोड़े थोड़े ख़राब लोगों से जीवन के अनुभव आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ख़राब लोगों से आपका टकराव होगा और तब आप ज़िंदगी का एक चैप्टर समझ जाएंगे। पर मैंने ये देखा जिसके साथ जैसा जैसा होता गया वही उसके अनुभव उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते गए। और उम्र बढ़ने पर अकल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उन सब ने वो अप्स एंड डाउन्स देख लिए। तुम्हारे अंदर एक 15 साल के लड़के और लड़की से ज़्यादा समझ है, क्योंकि तुमने उससे ज़्यादा ज़िंदगी देख ली। वो बेवकूफ़ी भरी बातें करेगा, तुम्हें लगेगा कितने बेवकूफ़ हैं, इनको अकल नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना बेटा अनुभव बढ़ेंगे। ये अनुभव हमें रिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं, हमारी समझ का, अनुभव का दायरा विकसित करते हैं। तो 2024 बहुत बहुत एक अगर देखो अपने आप से तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम तैयारी कर रहे थे तो तुम बहुत अच्छे रास्ते पर हो। और अब तुम उम्मीद कर सकते हो कि 2025 में जैसे ही वैकेंसीज आएंगी हम कहीं ना कहीं अपना नंबर, अपनी जगह बना लेंगे, एक जगह हम अपनी पक्की कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब तुमने इसको अच्छे ढंग से यूज़ किया होगा। अगर तुमने 24 हाथ से गवा दिया, मैं पर्सनली तो नहीं जानती ना तुम एक एक आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम तो जानते हो। और छोड़ो तुम, तुम्हारी आत्मा और तुम, ये दो जानते हो। माँ बाप को भी हम बेवकूफ़ बना सकते हैं, किताब खोल के बैठे रहें, पता चला अंदर व्हाट्सएप चला रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं। उनको क्या पता बेटा, वो तो बेचारे, माँ बाप तो सबसे शरीफ प्राणी होते हैं इस धरती पर। वो हमेशा बिलीव करते हैं किताब लिए बैठी है बेटी या बेटा तो वो सही होगा रास्ते पर। लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा कि उस किताब को खोलते टाइम तुमने कितना सीखा या तुमने कितना अपना बेवकूफ़ बनाया। हम किसी का बेवकूफ़ बना ही नहीं सकते। तो ये जो साल गया ना, इसका आंसर तुम्हें 25 में मिलेगा। अब 25 में या तो तुम नौकरी के साथ खड़े होगे, अपनी घड़ी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, या फिर जैसा 24 खाली गया ऐसा ही 25 भी चला जाएगा। तुम्हारे सामने जब यहाँ बच्चे आते हैं अपनी घड़ी लेने तो तुम्हारे मन में अपने आप से यूँ लगता है कि हाँ यार हमें भी एक दिन ऐसा बनना है। अगर ये नहीं लगता तो तुम्हारे अंदर बेटा फिर कुछ मोटिवेशन नहीं है। ये सेल्फ से आना चाहिए कि मुझे भी। उस दिन देखो एक वो लेडी आई थी जिसकी 3 बेटियाँ थी, उसकी मदर इन लॉ। उसने क्या कहा कि मुझे हमेशा लगता था मेरे हस्बैंड का क्या साथ है,
भाई मेरे ससुर तो पता नहीं थे कि नहीं थे उसके ससुर तो, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड कौन, बेटियां तो चलो मेरी हेल्प कर देंगी। तो उसने कितनी बड़ी बात कही कि अब मैं नौकरी लग गई, अब मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर पाऊंगी। ये सोचो बेटा वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर ये मोटिवेशन की आग थी कि मेरे हस्बैंड अकेले हैं, हम इतने सारे लोग खाने वाले, सास भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड, वाइफ भी उन्हीं के ऊपर, और आगे 3 बेटियां, 5 औरतें घर में, बच्चियां औरतें लड़कियां कुछ भी कह लो, और कमाने वाला एक। भगवान ना करे कुछ हो जाए तो फिर कहाँ जाएंगी। तो उसको हर टाइम ये कितनी टेंशन थी, लेकिन इसी ने ना उसको मोटिवेट रखा और वो पढ़ती गई पढ़ती गई पढ़ती गई, फाइनली लग गई। तुम्हारे सामने तो आई थी उस दिन बता रही थी। तो ये ना बेटा हमारी लाइफ में ही है ये चीज़ें, किसी के मोटिवेशन देने से कोई नहीं सीखता, लाइफ से देखो, अपनी लाइफ को ये सोच के देखो कितने लोग अर्निंग हैंड है मेरे घर में। भगवान न करे अगर उस एक इंसान को जिसके ऊपर तुम्हारा घर चलता है कुछ हो गया तो कहाँ जाओगे। ये पता नहीं किसको किसकी कितनी सांसें, सब कुछ ठीक ठाक होता है, अचानक से एक आदमी गया और सारा परिवार एकदम से बैठ जाता है। तो कम से कम तुम जिस उम्र में हो अब कमाने लायक बनने की उम्र आ गई तुम्हारी, कि कल को कोई मुसीबत आए दिक्कत आए उससे पहले हम अपने घर में कमाने का साधन इकट्ठा कर ले। तो इसलिए खूब पढ़ लो बेटा। अब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उनके पास बहुत ज़्यादा साधन भी नहीं होते, बस ये पेन, ये रफ कॉपी, ये प्रैक्टिस है जो तुम्हें एक कैटेगरी से दूसरी में पहुंचा देगी। बाकी मैं 100% श्योर हूँ तुम में से किसी के पास इतनी ज़मीन नहीं है कि तुम बैठ के जीवन भर खा पाओ, नहीं होती बेटा, हमारे पास भी नहीं थी। न ही तुम्हारे पास रेंटल प्रॉपर्टी कि जहाँ से 1,00,000 2 लाख का हर महीने का रेंट आता हो, ना ही तुम्हारे पास कोई जनरेशनल वेल्थ है कि तुम्हारे दादा परदादा ने वहाँ 10 किले लेके डाल रखे हैं, वहाँ 50 किले लेके डाल, वहाँ 20 बीघे, ऐसे कहीं नहीं पड़ी। तुम्हारे पास टोटल मिला के हार्डली कोई 1 आधा किला, 1 आधा 2-4 किले आ सकते हैं टोटल में, उसका बंटवारा होके तुम्हें कुछ नहीं मिलना ज़्यादा। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय मेहनत के। और मेहनत कैसी, या तो शारीरिक कर लो या मानसिक कर लो। अब शारीरिक करनी है तो फिर मजदूरी देखते नहीं कितने लोग कर रहे हैं, वैसे ही करने को तैयार रहो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, तुम्हें लगता है हम पढ़ लिख गए, हम मजदूरी नहीं करना चाहते, तो फिर बेटा मेंटली अपने आप को इतना अलर्ट रखो। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, पढ़ने के मौके मिलने के बावजूद लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। जिन बेटियों को उनके बाप भाई भेज भी देते हैं ना, कितनी ही लड़कियां, मैं सब लड़कियां जानती हैं, तुम में से ही कुछ इस तरह की मिलेंगी जिनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ आके सिर्फ चैटिंग करती रहेंगी आपस में। तुम जानती हो, लड़के भी जानते हैं, तुम में से सबको मौका मिला है लेकिन सब इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे फादर ने, माँ ने जैसे तैसे करके तुम्हें भेजा, उसका इस्तेमाल तुम कर रहे हो। इसका ये मौके बार बार नहीं आएंगे, तुम्हारे सामने से मौका निकल रहा है। समझदार वो जो एकदम से ग्रास्प कर लेगा कि मौका आया और मैंने तुरंत पकड़ लिया। ये सीईटी एक मौका है, जिसने पकड़ लिया पकड़ लिया, नहीं तो बैठे रहना 10 गुना में। अगर तुम इस बार भी सीईटी में अच्छे नंबर नहीं लाए तो क्या पता अगले 2 साल नौकरियां ना निकल पाए, नौकरियां निकले तुम ना फॉर्म भर पाओ। जिसने सीईटी पास नहीं किया होता ना बेटा, उसके सामने नौकरी आती है लेकिन वो फॉर्म्स भर नहीं पाता। उनसे पूछ के देखो कितना उनका जी दुखी होता है कि नौकरियां आ गई और हम नहीं भर सकते। पुलिस के फॉर्म आएंगे, तुम्हारी हाइट अच्छी, हेल्थ अच्छी, तुम अच्छी भाग दौड़ कर सकते, तुम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे क्योंकि तुम्हारा सीईटी पास नहीं है, एस्टेट पास नहीं है। टीचिंग के फॉर्म आएंगे, तुम खाली बैठे रहोगे। तो ये जो पहली सीढ़ी है ना, इसको हर हाल में क्रॉस करना है अच्छे मार्क्स के साथ, ये अपना टारगेट रखो। तो कल से अपना ये सोचो कि इस साल जो यूटिलाइज किया है हमने, अगला साल हम नौकरी का साल बनाएंगे। 2025 ढेरों नौकरियां लाएगा, बस तुम लेने वाले बनना कि मेहनत करनी है। मेरी इन बातों का असर सब पे नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, लेकिन कुछ लोग भी अगर सुधर जाएं, कुछ लोगों पर भी हो जाए तो हमारा काम पूरा। बेटा सब सुधरेंगे तो देश कैसे चलेगा, कुछ लोग तो बिगड़ने भी जरूरी है ना। अब उनमें से कौन होंगे कौन नहीं वो तुम देखो। मेरा ये मानना है अपने घर के हालात देख के हर किसी को समझ जाना चाहिए, पर इंडिया में इतने समझदार लोग हैं नहीं। जिनका बाप शराब पी के पड़ा रहता है, माँ दुखी रहती है, पूरी जिंदगी रोती है, मैंने वो लड़के भी बिगड़ते देखे हैं कि बिल्कुल अपने बाप के ढर्रे पे चल पड़ते हैं। मैंने ऐसी लड़कियां भी बिगड़ती देखी हैं जिनके घर में कोई साधन नहीं था, बाप ने माँ ने मजदूरी करके जैसे तैसे घर वालों से लड़के बेटी को पढ़ने भेजा, बेटी अपना बिगड़ के बैठ गई। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारी परिस्थिति क्या है और कैसे उससे निकलोगे। मेहनत इकलौता रास्ता है, बाकी कुछ नहीं है बेटा। तुम खाली हाथ हो, तुम लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, मैं भी उसी कैटेगरी से थी। हमारे पास कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि हमारा पेट भरा हुआ है और तन ढका हुआ है, बस। उसके बाद ये पेन, ये रफ कॉपी, ये रजिस्टर, ये नोट्स डिसाइड करते हैं कि हम जिंदगी कैसी जिएंगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। बिगड़ने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिगड़ के तुम खाओगे कहाँ से। तुम्हारे पास बैग पे पैसा नहीं है, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ के अपनी किस्मत बदलनी है।
ठीक है। तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से जीना बेटा, और पूरे साल का टारगेट बनाओ, रोज पढ़ना है, रोज कई कई घंटे अपने ऊपर देने हैं। अब की टाइम की इन्वेस्टमेंट ना कुछ महीने बाद देखना तुम्हें कितना प्राउड होगा, 8-10 महीने बाद जब नौकरियां निकलेंगी और तुम्हारा नंबर आ जाएगा। सोचो तुम भी घड़ी लेने आओगे, तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, तुम भी सोचोगे माइक पे ये बोलूंगा, मैं ये बोलूंगी, है ना। यहाँ आके लगता है ना हम भी ये वाली बातें बताएंगे। अपनी कहानी बेटा सुनानी चाहिए, क्योंकि सब स्ट्रगलर हैं, हर आदमी स्ट्रगल कर रहा है, बस स्ट्रगल के चेहरे अलग हैं। कोई फैमिली से लड़ के पढ़ रहा है, कोई सोसाइटी से लड़ रहा है, कोई गली मोहल्ले नुक्कड़ में जो ताने मारते हैं उनसे लड़ रहा है, कोई अपने रिलेटिव्स से लड़ के आगे बढ़ना चाहता है। लड़ाई सबकी जिंदगी में है, बस रूप अलग अलग हैं। तो उनको जवाब देने का इकलौता साधन है कामयाबी। जो कामयाब है उसके रिलेटिव्स को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों, सबको अपने आप जवाब मिल जाता है, फिर कोई कहने लायक नहीं रहता। तो 25 को बहुत अच्छे तरीके से शुरू करना, डेली पढ़ना, क्लास बंक मत किया करो। क्लास बंक करना मतलब अपना नुकसान करना। किसी का क्या ही बिगड़ता है बेटा, तुम खुद देखो, यहाँ रोज आबादी बढ़ती और घटती है। कहाँ जाते हैं बच्चे? छुट्टी मार जाते हैं। जब पेपर आएंगे तो यहाँ बैठने की जगह नहीं होगी, अब पीछे की रोज खाली, कभी ये कम कभी ये ज्यादा, तो कहाँ जाते हैं? बंक मारते, सीधी बात है, यहाँ आके आधे गायब हो जाते हैं। ये तुम्हें बार बार कोई थोड़ी समझाएगा, ये कॉलेज नहीं है बेटा जहाँ की अटेंडेंस मैटर करती हो, ये तो कोचिंग है। यहाँ या तो तुम्हारी जिंदगी की नैया पार या डूब जाएगी। पार उसकी होगी जो पढ़ रहा है, और डूबेगी उसकी जो एडमिशन ले गया और आ ही नहीं रहा। कितने ही बच्चे हैं जिनके कार्ड बने हुए हैं, आते ही नहीं है। कब आएंगे? जब सीईटी निकल आएगा, फिर बचेंगे 1 महीना 1.5 महीना, फिर कहेंगे हमने तो बहुत मेहनत की, हमारा तो हुआ ही नहीं। ये सब पढ़ने वाले थोड़ी ना, पढ़ने वाले फाइनली लग जाते हैं, जो मेहनती लोग हैं। चलो आज हमें नया टॉपिक शुरू करना था। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा में इंडस्ट्रियल, है ना। इंडस्ट्रियल, इसको कुछ भी कह लो, किस तरह का हमारा सेटअप है, हमारा हरियाणा कैसा है। एक चीज देख के बताओ, तुम्हें लगता है हरियाणा अमीर है बेटा? हरियाणा अमीर है। तुम लोगों ने ना एक्चुअली गरीबी देखी नहीं है। बिहार की तरफ जाओ, यूपी के आंतरिक हिस्सों में तुम देखना, कोई भी आदमी बेटा हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब बहुत कम लोग हैं जिनके पास पैसा है। हरियाणा का लगभग बच्चा ओवरवेट है। तो ये खाना कहाँ से आया? ये पैसों से सीधा संबंध है इसका। तुमने हरियाणा में बहुत स्किनी लोग देखे हैं, बहुत पतले दुबले, जो अंडरवेट हो, इक्के दुक्के, इतना कोई नहीं है। ये भी ना जो गरीब स्टेट है उनसे ठीक है ये। तुम बेटा कभी जाके देखना, यूपी के आंतरिक गांव में ना सच में लोगों की ना बॉडी पे सिर्फ स्किन है, उनका ऐसे मांस ना बराबर, क्योंकि वो इतना खाते ही नहीं, अगलों के पास है ही नहीं। हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। ये एक अमीर समृद्ध राज्य है। यहाँ खूब तो खाने को है, खूब यहाँ कमाने को है। ये साधन जो है ना, ये हर स्टेट को नहीं मिले। अब तुम सोचो, अगर तुम यहीं इसी जन्म में छत्तीसगढ़ के किसी आंतरिक गांव में पैदा होते तो क्या तुम पढ़ लेते? स्कूल ही नहीं मिलते बेटा। आज तुम्हारे लिए पढ़ना कितना आसान है, तुम कितने लकी हो तुम्हें भी पता नहीं, क्योंकि तुम इस राज्य से ज्यादा बाहर नहीं निकले। छत्तीसगढ़ में गांव से शहर जाने के साधन ही नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है, आसपास कॉलेज बहुत दूर है, बच्चा कैसे जाए? सोचो पढ़ाई भी कितनी टफ है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत इजीली रीच है, तुम्हारी कॉलेज तक, कोचिंग सेंटर तक। तुम्हारे यहाँ बसें चलती हैं, नहीं तो ऑटो चलते हैं, नहीं तो स्कूटी दिलवा देते हैं माँ बाप या बाइक। वहाँ बेटा पूरी सुनसान सड़क है, बेटी को आप भेज ही नहीं पाओगे। कैसे भेजोगे आप उस सुनसान सड़क पे? कोई दूर दूर तक वहाँ रास्ता में आदमी नहीं मिलता। लड़के भी कैसे जाएं? क्योंकि वहाँ गरीबी है, बाइक को कोई 4 लोग घेर के मारेंगे और लेके भाग जाएंगे। तो वहाँ पढ़ना आसान नहीं है। हम एक रिच स्टेट में है, समृद्ध स्टेट है। यहाँ खान पान सच में ये बहुत रिच है बेटा, दूध दही का प्रदेश है ये। यहाँ गेहूं चावल कभी हमने कमी नहीं देखी, हमने सूखा नहीं देखा यहाँ। ये बहुत ज्यादा रिच स्टेट है। और रिच स्टेट जो होता है ना, वहाँ अमूमन कच्चा माल बहुत ज्यादा मिलता है। किसी भी इंडस्ट्री की पहली नीड क्या है? आप किसी को ब्रेड बनाने की फैक्ट्री लगानी है तो ब्रेड किससे बनेगी? गेहूं से। आटा चाहिएगा भाई, रस्क बनाने हैं सूजी से। सूजी क्या है? गेहूं। तो ये जो हम है ना, हमारा स्टेट, यहाँ खूब बिजनेस चल सकता है, चाहे वो रस्क बनाने का हो, ब्रेड बनाने का हो, मैगी बनाने का हो, वो धान निकालने के लिए चावल की बड़ी बड़ी, देखिए पूरे में इंडस्ट्रीज, ये कितनी मिल खड़ी हैं, 100 मिल्स लिखते हैं। यहाँ बेटा हर तरह का बिजनेस चल जाएगा, क्योंकि यहाँ खेती बहुत अच्छी है, और खेती अच्छी है तो खेती से कच्चा माल मिलता है। फिर हमारा सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? हम दिल्ली को 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, और दिल्ली है हमारे भारत की राजधानी। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली में तो सारा डेवलपमेंट होगा।
दिल्ली में आप देखो बहुत बड़े लेवल पर ट्रेन्स का आना जाना, दिल्ली में एरोप्लेन्स, इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ती हैं ना, दिल्ली की कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा। तो हम दिल्ली को 3 तरफ से घेर के बैठे हैं, जिसका फ़ायदा हमें मिल रहा है। हमारे यहाँ कनेक्शन बहुत बढ़िया है ट्रांसपोर्टेशन का, हमें सोचना ही नहीं पड़ता। अपनी गाड़ी हो, बाइक हो, ना हो, स्कूटी हो, ऑटो हो, बस हो, रेल हो, यहाँ सारी सुविधाएं तो हैं। तो हमारी अमीरी के कारण है ये कि हम दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उसके बिल्कुल लगते इलाके में है। हमारे 4 ज़िले तो दिल्ली को बिल्कुल टच करते हैं, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव और फरीदाबाद। इसलिए डेवलपमेंट की स्पीड देखो इन चारों में। अब राजधानी के पास होने के कारण हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, आपके यहाँ बिजली बढ़िया हो गई है, सड़कें बढ़िया हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, आपके आसपास मंडियाँ हैं, आपके यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो गए, बवाना देख लो, राई देख लो, ये पूरे जो है ना हमारे आसपास। तो ये राजधानी का फ़ायदा। हम इसीलिए रिच हैं क्योंकि हमारे आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे सरकार अपने आप खुद से काम करना चाहती है क्योंकि केंद्र की राजधानी के आसपास हम बसे हुए हैं। अगर हमारी प्रोग्रेस की बात करें तो कोई भूल नहीं सकता कि हरियाणा में ही मारुति का पहला प्लांट लगा था। मारुति ने जो सबसे पहला स्टेप उठाया वो हमारे हरियाणा में था ना, हजारों लोगों को रोजगार मिला। आज इंडिया की 58% कारें मारुति बनाती है और मारुति का सारा बिजनेस, मेन बिजनेस हमारे यहाँ। अब तो हम देखते हैं कि मारुति ने अपने प्लांट बढ़ा के हरियाणा में 2 जगह, गुड़गांव, मानेसर, और तीसरा आ गया खरखौदा में। खरखौदा में सबने देखा ना कितनी स्पीड से काम हो रहा है। इसने हमारी तस्वीर बदल दी, एक ये कारण। दूसरा, हम लकी रहे, हमारे हरियाणा की राजनीति में उस जमाने में कुछ अच्छे चेहरे थे जिन्होंने हरियाणा की ग्रोथ पे काम किया, जिनमें पहला नाम लेंगे बंसीलाल जी का। बंसीलाल जी ने बहुत भागदौड़ की, हरियाणा को देश में नंबर 1 बना दिया बिजली गांव तक पहुंचाने में, और खुद पीएम को लेकर आए थे करनाल के नीसिंग ब्लॉक में। बेटा पीएम ऐसी कहीं नहीं जाती, पीएम को कोई खास आदमी दिखेगा ना तभी पीएम जाएंगी। यानी हरियाणा की राजनीति बड़ी स्ट्रांग थी। ये 3 तो सब जानते ही हैं, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल, इन तीनों ने काम किया है हरियाणा को, जो कुछ भी नहीं था, कभी पंजाब का एक हिस्सा भर था, एक आइडेंटिटी बनाने में। और उससे पहले देखें तो हमारे छोटू राम जी जैसे बड़े लीडर्स भी यहाँ थे। पर मैं आज की अगर बात करूं, हमारी राजनीति स्ट्रांग है, हमारी इंडस्ट्रीज स्ट्रांग है, हमारे पास राजधानी बिल्कुल टच है, और हमारी खेती बहुत बढ़िया है, जिससे क्या मिलता है हमें, कच्चा माल। इन सब का सीधा संबंध रोजगार से भी है, क्योंकि जहां कच्चा माल होगा, इंडस्ट्री होंगी, वहां नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियों का सीधा संबंध है पैसे से, और पैसे का ही सीधा प्रभाव आता है हमारी समृद्धि पर, आर्थिक विकास पर। मारुति ने भी पैसा कमाने में मदद की, राजनीति के लोगों ने यहाँ बिजनेस चलवाए, उस बिजनेस से हमारी कमाई हुई। राजनीति के लोगों ने ही यहाँ नहरें निकलवाई, उन नहरों से हमारी खेती बदली। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पॉजिटिव माहौल में हैं बेटा। और तुम्हें अगर लगता है ये गरीब है, तो तुमने एक्चुअल में जो गरीबी है ना वो कभी देखी नहीं है। गरीबी वो होती है जब सच में खाने को ना मिले, लोग बदहाली में जीते हो। हम कितने ही गरीब हो हरियाणा वाले, लेकिन हम फिर भी अमीर हैं बेटा। तुम सबको पेट भर खाना मिलता है, तुम सबके घर में इतनी किल्लत नहीं है। जो हमारा हरियाणा है ना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में हम टॉप में रहते हैं। हमारी पूरे साल की हरियाणा की जितनी अर्निंग है, हम बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स कौन देगा? जो पैसा कमाएगा। हमारे 2 शहर तुम्हें पता है, एक फरीदाबाद और एक गुरुग्राम, दोनों टैक्स में टॉप में हैं। पूरा हरियाणा एक तरफ, 20 जिले, और ये दोनों एक तरफ, दोनों इतना ज्यादा टैक्स देते हैं। टैक्स में तुम कम किसी को मत मानना, ये मत मानना बाकी नहीं देते। सोनीपत, पानीपत, करनाल बहुत टैक्स देते हैं, लेकिन इन दोनों के पास टैक्स सबसे ज्यादा। इसका मतलब सबसे मोटी कमाई भी कौन करते होंगे? फरीदाबाद। और तो दोनों में उद्योग धंधे तो हैं। जितना ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर उद्योग धंधों के, अगर कहें हरियाणा में हैवी इंडस्ट्रीज तो फरीदाबाद में है। ये जेसीबी पूरी लाइन लग के बनती है वहाँ, जेसीबी एक कई लाख की आती है, और वहाँ प्रोडक्शन होता है हजारों का। तो उसमें कितना ज्यादा पैसा कमाने का साधन है हमारे पास। हैवी इंडस्ट्रीज की बात करें तो फरीदाबाद, और विदेशी इंडस्ट्रीज की बात करें, विदेशी सर्विस सेंटर तो गुड़गांव। तो पूरा हरियाणा एक रिच स्टेट है, और हम पूरे देश की जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का
हम एक बड़ा परसेंटेज देते हैं, जबकि अगर हमें देखें तो हम हैं कितने आबादी में, हम 2% की आबादी लेके बैठे हैं। 1.34% हमें ज़मीन मिली हुई है, और उसमें हमारे प्रतिशतता को अगर मापें तो हम बहुत बढ़िया प्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी वाले हैं। हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पूरे देश में 1 वर्ग किलोमीटर में टोटल लोग जो रहते हैं वो 382 थे, और हमारे हरियाणा में 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यही था ना हमारा। तो ये सोचो कि हम देश से कितने ज़्यादा घने बसे हैं। घना बसने का मतलब आपके यहाँ साधन ज़्यादा, तभी लोग आके बसते हैं। हम एजुकेशन की अगर बात करें, जैसे हम सारी बातें कर रहे हैं एक बार, फिर इसको अलग अलग पढ़ेंगे। एजुकेशन की बात करें तो हरियाणा को अब देश में टॉपर्स में गिना जाता है, क्योंकि IIM हमारे पास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे हरियाणा के रोहतक में 2009 से चल रहा है। 12-13 साल हो गए उसको चलते थे। हरियाणा में IIIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IIT का एक्सटेंशन वाला कैंपस हमारे यहाँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो लाइन लग गई हमारे यहाँ। OP जिंदल देश की नंबर 1 लॉ यूनिवर्सिटी, अगर तुम सर्च करोगे ना गूगल पे, नंबर 1 सबसे ज़्यादा स्टार्स जिसको मिले हैं OP जिंदल को। कहाँ है ये? सोनीपत में, हरियाणा में। हरियाणा की तस्वीर बदल रही है अब एजुकेशन के नाम पर। अगर हम बात करें हमारी बहुत बड़ी एजुकेशन सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, पूरा कितना बड़ा प्रोजेक्ट है 2005 से, और हज़ारों एकड़ में हज़ारों यूनिवर्सिटीज़, हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आएंगे। और कई तो अब तुम देखते हो ऑन रोड हमें दिखता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चल भी रही हैं। वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटीज़ बन रही हैं यहाँ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन यहाँ पर है, वुड जिसको लिख देते हैं ऐसे, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन। यहाँ हमारा नेशनल लेवल का लॉ, जो ये अपना नेशनल लॉ है ना, पूरा जो सरकारी है, भीमराव अंबेडकर जी वाला, वो वाला। इसके अलावा प्राइवेट में देखें तो मैंने बता ही दिया पहले, जिंदल हो गई। इसके अलावा अशोका है, SRM है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ आ गई। तो हरियाणा ना एजुकेशन में बराबरी पर आ गया। अगर बात करें भाई गरीब आदमी, क्योंकि ये तो सब प्राइवेट हैं, तो गरीब आदमी तो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी काम कर रही हैं, जिनमें अगर मेन की बात करें तो MDU है और एक KU है। ये दोनों पुरानी है ना। कुरुक्षेत्र हरियाणा बनने से पहले 1956, और ये 1976। हरियाणा कब बना? 66। हमसे 10 साल पहले KU, हमारे 10 साल बाद MDU। इसके अलावा हरियाणा में रोहतक में स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, जो बहुत सारे फिल्म मेकिंग के कोर्सेज कराती है, जो बहुत ज़्यादा आर्किटेक्ट के, डिज़ाइनिंग के, इस तरह के कोर्सेज भी चलाती है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो हम हिसार को ना भूलें। हिसार में बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े कलाकार हुए, जिनमें लुवास के नाम से भी है, CJU के नाम से भी है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब हरियाणा को अगर ओवरऑल देखें, हम अपने आप को किसी स्टेट से कंपेयर करें तो हम एजुकेशन में आगे, हम रॉ मटेरियल में आगे, हम कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे। हमारे यहाँ पे राजनीति की बड़ी बड़ी हस्तियाँ हुई, जिन्होंने देश में रक्षा मंत्री के रूप में भी काम कर रखा है। तो हम ये, और उप प्रधानमंत्री, तो हम किसी भी फील्ड में कमज़ोर नहीं है बेटा। पढ़ाई से लेके, राजनीति से लेके, खेती से लेके, इंफ्रा से लेके, हम मेट्रो की बात कर लें, हम हरियाणा को एक रिच स्टेट के रूप में देखते हैं। और हमने देश में जितनी ज़मीन हमें दे रखी है ना, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कमा के देश को दिया है। तो हरियाणा एक डेवलप्ड टाइप की एरिया आप देख सकते हैं, और लगातार आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं हट रहा। हरियाणा में लगातार रोड्स के ऊपर काम है, कनेक्टिविटी के ऊपर काम है, एजुकेशन के ऊपर काम है। यानी हरियाणा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा विकास करके दिखाएगा। और जिसका एग्जाम्पल अभी ये जो कौन सा खरखौदा वाला प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी, ये तो पनप रहे हैं ना अभी, ये फुली डेवलप्ड नहीं है बेटा। IIM है डेवलप्ड, क्योंकि वो 2009 से बना हुआ है। GJU है डेवलप्ड, पुराना है। लुवास पुराना। लेकिन अगर देखें अभी जो चल रहा है प्रोसेस में, उसमें एक तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, जो आने वाले 5-7 सालों में देखना कहाँ जाएगी। इसके अलावा मारुति का ये जो CNG वाला प्लांट ये लगेगा ना यहाँ पर, वो 2 पहिया, और
ये अभी डेवलपिंग में है, कुछ 5 साल 7 साल बाद देखना कितनी स्पीड से इसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो हरियाणा एक रिच स्टेट है, हर चीज में हम पैसे वाले हैं। ये दूध दही का प्रदेश है, खान पान में आगे, खेलों की बात करें खेलों में हरियाणा आगे। देश में जब जब ओलंपिक्स के टोटल मेडल आते हैं, चाहे पैरालंपिक्स के टोटल मेडल हो, चाहे आपके एशियन के और चाहे कॉमनवेल्थ के, टोटल का 1/3 कम से कम हमारा हरियाणा लाता है अकेला। जब टोटल पैसे बढ़ते हैं ना खेल डिपार्टमेंट को, तो उसमें हर स्टेट को पैसे मिलते हैं। हरियाणा को पैसे मिलते हैं थोड़े से, लेकिन मेडल सबसे बड़े हरियाणा लेकर आता है। इस बार ये किसी ने कंपैरिजन करके दिखाया था, क्योंकि आजकल सरकार की साइट पर सब कुछ है। सबसे ज्यादा खेल पर पैसा दिया गुजरात को, और ओलंपिक्स में गुजरात था 0 और हरियाणा को मिला था नॉर्मल सा पैसा। लेकिन हरियाणा के सबसे ज्यादा प्रतिशत खिलाड़ी थे। जब जब मेडल आए हैं सर्वाधिक प्रतिशतता अकेले हरियाणा ने, कई बार 33%, कभी कभी 40% तक। यानी अगर टोटल जितने मेडल आए उसका 40% हिस्सा अकेला हरियाणा। तो इमेजिन करो, हम हर चीज में आगे है। ये एक समृद्ध राज्य है। अब उसको आंकड़ों में पढ़ लेते हैं किताब से कि क्यों हमें समृद्ध कहते हैं। देखो इसका टॉपिक औद्योगिक शहरों से पढ़ेंगे, एक एक जिले को पढ़ेंगे। किस पर है? 131 पर। पुरानी में 131 है, नई में भी 131 ही है, नई में भी। देखो बेटा, हरियाणा की औद्योगिक संरचना, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। थोड़ा सा ही चेंज है, पुरानी और नई में ज्यादा चेंज है नहीं, ठीक है। कुछ आंकड़े बदले हैं, पुराने वाली किताबों में अलग हैं, नई में अलग हैं। पहला पॉइंट पढ़ के देखो, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं कहूंगी अंडरलाइन कर लेना, वरना सिर्फ पढ़ेंगे। हरियाणा गठन के समय औद्योगिक दृष्टि से एक अल्प विकसित राज्य था। जब हम अलग हुए तब हम बहुत ज्यादा एडवांस्ड नहीं थे बेटा, ये टिक कर लो। गठन अल्प विकसित, हमें कोई बना बनाया नहीं मिला, हमने 66 के बाद मेहनत की। अल्प विकसित। अच्छा एक चीज बताओ, ये सब हमने देखा, हम सब कुछ में आगे थे, लेकिन क्या तुम्हारे यहाँ कोयला है? क्या पेट्रोलियम है? फिर बेटा इसको तो सांस कहते हैं, इसके बिना डेवलपमेंट कैसे करोगे? हम ये सब बाहर से मंगाते हैं। हमने रिफाइनरी बना रखी है ना, कच्चा तेल आता है हमारे यहाँ, ट्रेन भर के तुमने देखी है। नीचे नीचे हरियाणा में पाइपलाइन बिछा रखी है, सोनीपत में भी है, पानीपत तक, और वो गुजरात से आता है वो कच्चा तेल। तो हमारे यहाँ 2 तरीके से कच्चा माल आता है, एक पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड और एक रेल। हमने कितनी बार देखा नहीं वो काली जो वो गोल डिब्बों वाली, ये हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक बूंद भी पेट्रोलियम का कोई सोर्स नहीं है नेचुरल। अगर हमें बाहर से कोई राज्य ना दे तो हम फिर नहीं चल पाएंगे बेटा। लेकिन अब किसी राज्य में अगर पेट्रोलियम और कोयला है ना, तो तुम उसकी स्थिति देखना, अमूमन वो पिछड़े हुए हैं, क्योंकि ये इलाका होता है जहाँ क्या ज्यादा होता है? खनन। और खनन वहाँ होता है जहाँ पठार है, और पठार में खेती अच्छी नहीं हो सकती, पठार में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का मामला नहीं मिलेगा, पठारी इलाका रहने में मुश्किल होता है। सबसे आसान रिहाइश होती है मैदान की, तो हम मैदानी इलाके में रहते हैं। तो हमारे यहाँ कहाँ से खनन वाला सामान? हम बाहर से मंगवा लेते हैं। कोयला हम उड़ीसा से, मैंने लिखवाया था ना पहले, उड़ीसा की बेल्ट से और सेंट्रल कोल फील्ड से, पढ़ो। तो हम औद्योगिक दृष्टि से अल्प विकसित थे, अंडरलाइन करना। पर्याप्त खनिज संसाधनों का अभाव, हम ये मानते हैं पहले कि ठीक है हमारे यहाँ कमी है, लेकिन फिर भी हम रिच हैं, आगे पढ़ना, के कारण राज्य में उद्योग धंधों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया था। अब तो हो गया, क्योंकि हम बाहर से ले आते हैं। परिणाम स्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि बनी। इसको अंडरलाइन कर लो, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि। हम मैदानी हैं तो हम खेती से पैसा कमाएंगे ना। नेक्स्ट पढ़ना, 1980 के पश्चात हरियाणा ने खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास किया। इसको अंडरलाइन कर लो, 80 के पश्चात खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक विकास। क्या तुमने बना